ये नवाज़ शरीफ साहब मेरी वालदा के पास जनरल फजल हक के साथ और शाह महमूद के वालिद साहब जो कुरैशी साहब हमारे गवर्नर थे उनके साथ आए और इन तीनों की टांगें काँप रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक शहीद के बेटे मोहम्मद एजाज़ुल हक के साथ। आज इनसे जनरल ज़िया-उल हक शहीद की लाइफ के बारे में पूछेंगे, उनके जो अजीम कारनामे थे उनके हवाले से पूछेंगे और क्या वजह थी कि जो इस्लाम के दुश्मन थे वो जनरल ज़िया-उल हक से डरते थे, उसके बारे में भी पूछेंगे। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक शहीद के सुनहरी दौर को लोग आज भी याद करते हैं, उनके अजीम कारनामे कौन से हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नया पाकिस्तान आपका चैनल देखते रहते हैं। काफ़ी दफ़ा अच्छे टॉपिक्स आप लेकर चलते हैं और मुझे खुशी हुई है कि आज आपने शहीद ज़िया-उल हक के बारे में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और पाकिस्तान के हवाले से 11 साल तक वो पाकिस्तान के मतलब तमाम मामलात पे सरबराह रहे एक किस्म से। उससे अलावा उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 1976 से लेकर 1988 तक एक बड़ा लंबा दौर है उनके ज़माने में। और जनरल ज़िया-उल हक शहीद की ज़िंदगी जो है ना, जिसके आपने कारनामों के बारे में तो पूछा, उनकी ज़िंदगी एक इस्लाम के सिपाही की थी, एक मुसलमान की थी। और यही वजह थी कि उनका इतना तवक्कुल था अल्लाह के ऊपर कि उन्होंने जो भी काम किया वो अल्लाह पे भरोसा करके किया। और बड़े से बड़ी शुरू से, यानी ये नहीं कि जर्नैल बनने के बाद या मतलब बड़े से बड़ा कोई मुश्किल भी सामने आ जाती थी तो उससे टकरा जाते थे। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि 11 साल दौर में एक तो उनकी शख्सियत की वजह से, उनका इस्लाम के लगाव की वजह से, उनका अल्लाह पे भरोसे की वजह से पाकिस्तान के अंदर 11 साल में अल्लाह के फजल करम से कोई मुश्किल वक्त नहीं आया, अजाब नहीं आया। यानी कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई सैलाब नहीं आया, यानी कोई मतलब इस किस्म की कहत नहीं आई। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि 11 साल जो प्राइसी जब आए थे 11 साल बाद भी वही प्राइसी चीज़ों की। तो ये जो बात आपने की ना, ये इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से फसलें अच्छी हुई। ये आप देखें कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर से थोड़ा सा पीछे जाएं आप, 1977 के जुलाई में ये हुआ। आप 1977 के शुरू का देख लें, जो सिविल वॉर पाकिस्तान के अंदर चल रही थी, उसको अलग रखें कि मार्शल लॉ कैसे लगा, क्यों लगा। लेकिन वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर डिपो बने हुए थे और परमिट इशू होते थे। यानी आपकी अगर बच्चों की शादी हो गई है या आपके कोई मुश्किलात आ गई हैं या कोई फौतगी हो गई है और आपने किसी को खाना खिलाना है, तो आप अपने किसी दोस्त के पास जाएंगे तो उसका कोटा लेंगे और आप कहेंगे यार मेहरबानी कर कि मेरे पास इतने चावल मैं नहीं ले सकता, इतनी चीनी नहीं ले सकता। तो लाइनों में लोग लगे होते थे। 11 साल तक कोई कीमत नहीं बढ़ी। मतलब कि आप देख लें कि अयूब खान की दौर में चीनी 4 आने बढ़ी थी तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उनको, कि लोग सड़कों पे निकल आए थे और गालियाँ देनी शुरू कर दी थी। तो ये अल्लाह का फजल करम रहा है पाकिस्तान पे, बहुत अल्लाह की इनायत रही है। दूसरा, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया भर के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया जो है ना उसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आ गई थी। और फिर दुश्मनों का खौफज़दा होना कि हिंदुस्तान में ये जुर्रत नहीं थी। देखें, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर होता उस ज़िया-उल हक के दौर में, तो हमारे दुश्मनों के पास वो सबसे बेहतरीन वक्त था कि वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी कर सकते थे। क्यों? एक तरफ एक सुपर पावर थी जिसके ख़िलाफ़ एक जहाद जारी था, दूसरी तरफ बदतरीन दुश्मन आपका हिंदुस्तान था, जिसने कोशिश भी की 1986 में, अगर आपको याद हो, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जनरल साहब हाँ जी, ये बहुत मशहूर वाक़या है कि जब क्रिकेट का मैच हुआ, जनरल साहब वहाँ क्रिकेट का मैच देखने गए और वहाँ जाके उनके वज़ीर आज़म को धमकी लगाई तो वो उसने अपनी फ़ौजें पीछे डाली। इस वाक़े के बारे में बताइए। राजीव गांधी थे उनके वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि 10 लाख फ़ौज जो है वो, तो हमें पता था कि हिंदुस्तान ने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर ला कर खड़ी कर दी है। और इंटरनेशनल जो एजेंसियां थी उन्होंने बताया पाकिस्तान को, या हमारी ISI को ये बात मालूम हुई कि 48 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान सोच रहा है। और ये उस वक्त ये था कि सोवियत यूनियन का भी इनखला नहीं हुआ था और अभी तक जहाद अफगानिस्तान कंक्लूजन पे पहुंच रहा था। तो इधर से हिंदुस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान पर हमला कर दें। अभी तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया को इल्म नहीं था।
ये इतना बड़ा मौजज़ा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के किस तरह से बना, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल कर बताता हूँ। तो जब ये उनको मालूम हुआ तो ये तो परेशानी की बात तो थी कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान हमला कर दे तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो जनरल साहब ने क्या किया कि एक निजी जो इदारा था वहाँ का क्रिकेट का, उससे एक इनविटेशन मंगवा लिया। इतने ताल्लुकात तो होते ना हुकूमतों में, और मंगवा के उन्होंने जहाज़ पकड़ा और उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, और हिंदुस्तान को के सफ़ीर को यहाँ इतला कर दी कि अपनी हुकूमत को बता दो कि भाई सदर पाकिस्तान जो है वो आ रहे हैं। उनके साथ मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी साथ था और राजा ज़फ़रुल्लाह भी साहब भी साथ थे, क्योंकि राजा ज़फ़रुल्लाह ने इसका ज़िक्र 2-3 जगह पर बड़े अच्छे अल्फाज में किया। तो जब वहाँ गए तो राजीव गांधी ने पहले तो ये कहा कि मैं इनको रिसीव नहीं करूँगा, क्योंकि हम तो जंग की हालत में हैं और जंग पे जाना चाह रहे हैं और ये आ रहा है और मैं इसको कैसे रिसीव करूँ। तो उनकी अपोजिशन ने ज़ोर डाल दिया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि भाई एक मुल्क का सदर आ रहा है, चाहे हमारा दुश्मन भी है, लेकिन हमारा ये प्रोटोकॉल बनता है कि हम जाएँ उनको रिसीव करें, और आपको खुद जाना चाहिए उनको रिसीव करने के लिए। तो वो रिसीव करने गया और फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जॉइंट बाद में हुई। वो जब रिसीव करने गया तो उसने बड़े एक नखरे के साथ, यानी एक कोल्ड जैसे शोल्डर देते ना, तो उसने ऐसे हाथ मिलाकर तो उसको उनसे हाथ मिलाया, और उसके साथ उनका सिक्योरिटी का एडवाइज़र था, अब कुछ नाम था उसका, जिसने अब अपनी किताब भी लिखी है। तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, या जो भी हेलो हेलो करने के बाद उसने कहा जी कि इनको प्रेसिडेंट को आप ले जाएं क्रिकेट का मैच दिखाने के लिए। और अभी ये बात कर ही रहे थे तो हाथ में हाथ डाला हुआ था, तो जनरल ज़िया-उल-हक ने, वो तीनों शख्सियत थी, उसका हाथ ज़ोर से पकड़ के थोड़ा सा खींचा उसको, और उन्होंने कहा जनाब राजीव गांधी साहब, आप सुना है कि पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन मेरी एक बात याद रखें। और ये कह रहा है कि अब नाम लिखता है कि जब ज़िया-उल-हक ने उसका हाथ जिस तरीके से पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में जिस तरह आंखें डाली हुई थी, और जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में, यानी मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सुरसुरी सी चल पड़ी, और मेरे पसीना शुरू हो गया, और राजीव गांधी के माथे पे भी पसीना आना शुरू हो गया। और ज़िया-उल-हक के अल्फाज थे कि तुम हमला करना चाहते हो तो ज़रूर करो, लेकिन एक बात याद रखना कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है, और अगर तुमने ये इस्तेमाल की तो मुसलमान तो सारी दुनिया में है, पाकिस्तान तबाह भी हो गया, मुसलमान बाकी रहेंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान तबाह होगा तो हिंदू तहज़ीब जो है वो दुनिया से मिट जाएगी। और उन्होंने कहा कि लोग हलाकू खान को, चंगेज़ खान को भूल जाएंगे और ज़िया-उल-हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे। ये कहकर उन्होंने जब उसका हाथ छोड़ा तो सब जहाज़ में बैठ चुके थे जाके, और वो ये तीनों एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे। और जब जहाज़ चढ़कर ऊपर गए जनरल साहब, तो उनके एक मुस्कुराहट थी चेहरे पे। तो राजा ज़फ़रुल्लाह कहते हैं कि जब हमने उनकी तरफ देखा, हम बड़े परेशान थे, तो हमें तो सारा पता था, वो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद राजा ज़फ़रुल्लाह कहते हैं मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, तो उनको तो लाजिम बात है एतबार में लिया होगा कि यार ये चक्कर हम इसलिए जा रहे हैं। उसने कहा कि हम घबराए हुए थे, और ज़िया-उल-हक साहब बिल्कुल काम जैसे उनकी आदत थी, और मुस्कुराहट उनके चेहरे पे। तो कहता है मुझसे नहीं रहा गया कि उनके साथ वाली सीट खाली थी, तो मैं उठकर उनके साथ जाकर बैठ गया, और मैंने उनसे ये सवाल किया कि जनाब हमारे तो पसीने छूट रहे हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और अभी आप मिलकर आए, क्या बात है ये इतनी टेंशन के बावजूद। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने कहा राय साहब थोड़ी देर में जब हम उतरेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि क्या हुआ। और अगले 48 घंटे के अंदर राजीव गांधी ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो पीछे उठा ली। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जुर्रत की और हौसले की, और आज अगर उस वक्त ये फ़ैसला ना होता तो मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि हमारा नक्शा भी अल्लाह ना करता कि गड़बड़ करने की कोशिश की जाती, और रूस जो है, जो उसके सोवियत यूनियन के अज़ाइम थे, वो भी पूरे होते। अगर जनरल ज़िया-उल-हक शहीद दिसंबर 1979 में जब रूस दाखिल हुआ अपना अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो फ़ैसला ना होता।
और वो फ़ैसला जो था वो फ़ैसला एक मेरा ख्याल है जनरल साहब की आदत थी कि वो हमेशा पहले अल्लाह से रजू करते थे, नफल पढ़ते थे, इस्तिखारा करते थे। जब उन्होंने फ़ैसला लिया कि नहीं, ये अब जो मामला हमारा गड़बड़ होने को जा रहा है और ये सोवियत यूनियन ने यहाँ नहीं रुकना जहाँ ये आया है, क्योंकि उससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर दाऊद का कत्ल हुआ, एक वज़ीर आज़म बनाया गया, उसका कत्ल हुआ, दूसरे का हुआ। तो एक हालात इस किस्म के जा रहे थे कि उनको ये लगा कि अब मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, जो रूस का कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब की वजह से रूस के टुकड़े हुए, उसके बारे में आप मुझे देखिए, बात ये जो वो फ़ैसला हुआ ना उस वक्त, वो फ़ैसला बड़ी हिम्मत की बात, क्योंकि देखें आप तारीख़ देखें रूस की के 80 साल की पिछली तारीख़ अगर हम ले लें तो जहाँ भी रूस गया है कभी वापस नहीं गया। अफ़गानिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क था ना, उसके लिए कुछ भी नहीं था। यूरोप के अंदर हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद आप देखें ईस्ट जर्मनी, यानी जिसकी बर्लिन की दीवार बन गई थी, ये रूस ने आहिस्ता 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 जहाँ गए वहाँ से कभी वापस नहीं गए। और कोई और सुपर ताकत ऐसी जुर्रत नहीं रखती थी कि वो जगहें खाली करवा लेती। ये भी अफ़गानिस्तान का एक मोइज़ा है और जनरल ज़ियाउल हक शहीद को और पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि इस जहाद अफ़गानिस्तान की वजह से दीवार बर्लिन भी गिर गई और तमाम ईस्टर्न यूरोप जहाँ जहाँ रूस का कब्ज़ा था सब ख़त्म हो गया। और अल्लाह के फजल व करम से 6 इस्लामी रियासतें सेंट्रल एशिया, वस्त एशिया की ना सिर्फ आज़ाद हुई बल्कि उनकी मस्जिदों को 80 साल से जहाँ ताले लगे हुए थे, अजानें नहीं हो रही थी, मदरसे बंद थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मस्जिदों के ताले भी उतर गए और अजानें भी आने लगीं और वो मुसलमान ममालिक आज़ाद हो गए। आप अपने नाज़रीन से सवाल पूछना कि कितने लोगों को पाकिस्तान में ये इल्म था कि रूस के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर इतने मुसलमान मुकीम हैं? किसी को नहीं पता था। आप देख लें 7-8 इस्लामी रियासतें जो हैं माशाल्लाह आज़ाद हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ैसले की घड़ी जब थी ना, उन्होंने कहा कि ये जंग हमने लड़नी है, हमने रूस को यहाँ से पीछे धकेलना है, उनको शिकस्त देनी है और उसको दरिया आमू जिसको वो क्रॉस करके आए हैं अफगानिस्तान के, उससे वापस धकेलना है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जनरल साहब की जो शहादत है ये कैसे हुई और इसमें कौन मुलव्वस था? देखिए, वो शहादत की भी बात अभी करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। एक दुनिया के मतलब खैर अगर बड़े कवर अप्स में इसको लिया जाए तो जिसके अंदर सुपर पावर मुलव्वस हो, जिसके अंदर अपने लोग मुलव्वस हों, जिसके अंदर हर किस्म की कवर अप करने की कोशिश की गई है उसको, अल्लाह के फजल करम से जो रुतबा अल्लाह ताला ने उनको देना था शहादत का वो उनको दिया। ये मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं, इस पर मैंने मजमून भी लिखे हैं। दूसरी बात जो मैं जल्दी से आपने कारनामों की बात की थी ना, तो ये अफ़गानिस्तान एक मोइज़ा है। इस मोइज़े की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा जो जनरल ज़ियाउल हक शहीद का अहम कारनामा था वो था पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाना, पाकिस्तान को एटम। अब जब बात होती है, और ये नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये क्रेडिट, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के हर 22 करोड़ आवाम को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि हर किसी ने इसके लिए कुर्बानी दी। नवाज शरीफ साहब ने धमाका किया, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको स्टार्ट किया, क्रेडिट उसको जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है 1976 में जब जनरल ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनकी बात मानी ही नहीं जा रही थी, उनकी बात मानी ही नहीं जा रही थी। उनको बस ला कर बैठा दिया था और कहा जी एक छोटी सी लेबॉर्ट्री है, इसमें आप लगे रहें। फिर वो जनरल ज़ियाउल हक शहीद को कहीं मिल गया और उन्होंने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में बात करूँ, अभी 77 का मार्शल लॉ नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आपने कहीं जाना नहीं है, मैं आपको एक दिन में रब्ता करता हूँ। और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर से बात की, जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात की कि ये जो है यहाँ से जा रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए उनको दी जाए। तो फिर उन्होंने आगा शाही, AGN काजी और दीगर लोग जो थे उस ज़माने में फाइनेंस में, और उनको बुलाया, कमेटी बनाई, एक फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई। फिर उन्होंने जो डॉक्टर कदीर ने अभी हाल ही में भी कहा है कि तमाम इख्तियारात डॉक्टर कदीर को दिए। और उसके बाद जब मार्शल लॉ लग गया तो अभी उस लेबॉरेटरी में काम भी शुरू नहीं हुआ था, न्यूक्लियर का काम भी शुरू नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको ना सिर्फ पाया तकमील तक पहुँचाया,
सारी दुनिया जो है उसको पता था। लोग आपने इंटरव्यू देखे होंगे जनरल साहब के कि लोग कह रहे हैं कि एनपीटी साइन कर दो तो तुम्हें जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो जो उनका बड़ा मशहूर जुमला था कि आज़ादी की कोई कीमत नहीं है, ये उन्होंने कहा, जनरल ज़िया-उल-हक ने कहा। तो हम हिंदुस्तान के साथ लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान हमें धमकाए या हमें बुली करे, और इसलिए हम बराबरी की सतह पे बात करना चाहते हैं। तो चागी के टनल 1979 में बनने शुरू हुए, 1983 में मुकम्मल हुए, पूरी दुनिया को नहीं पता लगा। ये जहाँ पे धमाका हुआ था ये एक दिन में तो नहीं बन जाते ना, ये तो बड़े लंबा अरसा था। ब्रिगेडियर सैयद सरफराज अली अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसके इंचार्ज थे जब चागी के टनल बन रहे थे वहाँ। और 1983 में वो 82-83 में कंप्लीट हो गए, और 1984 में कोल्ड टेस्ट हो गया। ये डॉक्टर कदीर ने बताया कि मैंने जनरल ज़िया-उल-हक को ख़त लिखा कि हम अब तैयारी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने मुँह चूमा डॉक्टर कदीर का, यानी पकड़ के दोनों तरफ से मुँह चूमा। और ये बात थी जिसकी वजह से उन्होंने राजीव गांधी को फिर कहा कि देखो, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। तो उसके बाद सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि दुनिया कभी पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत ना बनने देती, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि जहाद अफ़गानिस्तान जारी था। तो मैं कहता हूँ जितना क्रेडिट इस एटमी प्रोग्राम का डॉक्टर कदीर को, उनके साथियों को, पाकिस्तान के अवाम को, जनरल ज़िया-उल-हक शहीद को, या किसी को भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो जहाद अफ़गानिस्तान की। अगर वो जहाद ना होता, अमेरिका की ये मजबूरी ना होती कि वो हमें हर साल प्रेसिडेंशियल वेवर देते और हम पे सैंक्शंस लगाए थे, और वो मजबूर करते हमें कि इस प्रोग्राम को हम जो है वो कंप्लीट ना करें। लेकिन ये ज़रूरत थी अफ़गान मुजाहिदीन की, ये जहाद अफ़गानिस्तान की बरकत थी, और ये ज़िया-उल-हक शहीद का अज़्म था कि हम न्यूक्लियर बने। ठीक है, जो वो भी मैं आपको देता हूँ, आप लगा देना यार उसको अपने इस प्रोग्राम में, कि जब इतना अवाम का प्रेशर था 1998 में, कि मुझे याद है कि जो APC काजी हुसैन अहमद ने बुलाई, उसका मैं दूंगा आपको कटिंग ज़रा इस प्रोग्राम के बीच में आप लगाना, कि जहाँ मैंने कहा था कि अगर हमने ये एटमी धमाका ना किया तो 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। और ये अवाम का उस वक्त रद्द अमल था कि क्या होना चाहिए, क्योंकि और फैसला किसका था? अफवाज पाकिस्तान का, जिसको इम्प्लीमेंट किसने किया? फिर नवाज शरीफ साहब ने। लाजमी बात है वज़ीर आज़म का ओके तो लेना था, ये नहीं होता वज़ीर आज़म बैठा हो और धमाका हो जाए, और वो भी कुछ हमारे वज़रा जो भाग गए थे मुल्क से बाहर डर के मारे, उनकी तरह वो भी कहीं छुप जाते। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को सियासत में लाने, उन पे हाथ रखने वाले जनरल ज़िया-उल-हक शहीद थे। वो जो मुकाम जो पाकिस्तान के वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, वो आप क्यों नहीं बने? आप इस तरह सियासत में क्यों नहीं एंटर हुए? देखिए, ये तो अल्लाह के काम होते हैं। जो जनरल साहब का जनाजा हुआ, आपको मालूम है कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। लाखों लोग वहाँ पर थे, पूरी दुनिया के सरबराह आए हुए थे, और इस साजिशों का भी उस दिन रुख तब्दील हो गया। जिन्होंने ये साजिश की थी इसको कवर अप किया था, क्योंकि वो एक जनाजा था जिसमें कि पाकिस्तान के लोग इस तरह आए, मोहब्बत का इजहार किया, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें मोहब्बत का इजहार किया, उस वक़्त ये नवाज शरीफ साहब मेरी वालदा के पास जनरल फजल हक के साथ, और शाह महमूद के वालिद साहब जो कुरैशी साहब हमारे गवर्नर थे, उनके साथ आए, और इन तीनों की टांगें काँप रही थी। और फजल हक, जनरल फजल हक भी, उन्होंने कहा बेगम साहब या तो आप आएँ सियासत में, या अपने घर में से किसी को इजाज़त दी। तो मेरी वालदा बड़ी ज़हीन थी है ना, और उनकी एक अपना, क्योंकि वो बहुत नेक खातून थी, अजी इनके सारी कूट कूट के भरी हुई थी, और बिल्कुल यानी उन पत किसी को कोई कह नहीं सकता था कि एज ए कैप्टन मेजर ज़िया-उल-हक जब उनकी शादी हुई, और एज वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई तब्दीली उनके अंदर आई हो, इतनी सादगी थी उनके अंदर। तो जब इन्होंने कहा तो उनको वो अल्फाज याद आ गए जो कि ज़िया-उल-हक शहीद ने कहा था कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसको भी अपना बेटा समझती हूँ, तो अगर एजाज़-उल-हक आएगा, और नाम लिया था नवाज शरीफ ने कि आप आएँ या एजाज़-उल-हक को कहें कि वो आए साहब। तो और हमने भी दिल से अभी अपना हमने रोल पूरा किया, यानी कि अपने दिल से कहा यार चलो ये अगर आगे चल रहा है तो हमें इस वक्त क्या ज़रूरत थी। डर किस चीज़, खौफ था उनको पीपल पार्टी से
ठीक। कि ये आ जाएगी, तो उसके आगे बंद बांधने के लिए उनको चाहिए था ज़ियाउल हक शहीद का नाम और मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक का नारा। तो हमने भी उस वक्त कहा कि हमारा इतना कोई कमिटमेंट नहीं था। आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद के ज़माने में कोई नहीं जानता था एजाज़ुल हक कौन है, कोई नहीं जानता था डॉक्टर अनवारुल हक कौन है, कितनी बच्चियाँ इनकी स्वाय ज़ैन ज़िया छोटी बेटी के जो उनके साथ होती थी, किसी को नहीं पता था इनका फैमिली मेम्बर क्यों है, कि उन्होंने कभी इजहार ही नहीं करने दिया किसी को कि हमारे बच्चे जो हैं वो कभी लाइमलाइट में आए, कभी वो कोई बिज़नेस करें। वरना तो मेरा ख्याल है जो 11 साल दौर में जितनी क़ुव्वत ताकत अल्लाह ताला ने उनको दी थी, ताकत तो अल्लाह ताला की होती है, तो वो चाहते तो आज एजाज़ुल हक भी कई फाउंड्रियाँ होती, कई मिलें होती, कई शुगर मिलें होती, कई अच्छा, आपके ख़ानदान ने नवाज शरीफ के इनके साथ वफा की, आपने कहा कि इनका कहना है कि वो बेटा समझा हुआ था उनको भी, तो उन्होंने आपके साथ क्या किया? ये सवाल आप कभी नवाज शरीफ साहब से पूछना कि उन्होंने क्या किया। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि जब इंसान मुश्किल में हो, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने और फिर उन्होंने एक मुश्किल वक्त देखा, आजकल वो ज़ेर इलाज हैं। और छोटे भाई के ख़िलाफ़ जो कि बड़े हमारे दोस्त भी थे, साथी भी थे, आज आपने देखा कि नैब के छापे पड़ रहे हैं, पता नहीं बेल होगी कि नहीं होगी, क्या हुआ उनका। तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि किसी और वक्त इंशाल्लाह बात करेंगे। आज यहीं प्रोग्राम यहाँ तक रहने देते हैं। इंसान मेरा देखिए, मेरा ये ईमान है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, कहते हैं ना किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरो, ये हज़रत अली का कौल है। तो हम अगर किसी पे एहसान करते हैं ना तो हम खामोश रहते हैं, तो अल्लाह ताला ख़ुद ही अगले को दिखा देता है कि यार तुमने देखो कितना इनके साथ बुरा किया या नहीं किया, लेकिन इंसान दुनिया के अंदर देख लेते। ठीक है। अच्छा, आप जनरल ज़ियाउल हक साहब के मिशन को किस तरह कंटिन्यू रखे हुए हैं? देखिए, हमने जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। उनका एक नज़रिया था, अब नज़रियाती सियासत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। जब तक नज़रियाती सियासत चलती रही, पाकिस्तान का अरूज भी चलता रहा, पाकिस्तान के अंदर सियासत का अरूज भी चलता रहा। मैं दोनों सहाफ़त और सियासत की बात कर रहा हूँ ना। आजकल आपको कोई नज़रियाती सहाफ़ी मिलेगा, वो सलाउद्दीन शहीद जैसे लोग सहाफ़त में जो थे वो चले गए, जो अपनी जान को हथेली पे रख कर कलम पकड़ते थे। तो बहुत कम ऐसे लोग अब बाकी रह गए। और सियासत के अंदर तो नज़रिया है ही नहीं, अब तो मुफादात की सियासत है, सीधी सी बात है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो नज़रियाती सियासत वापस आएगी पाकिस्तान में। वो कल्चर जो ज़ियाउल हक साहब छोड़ गए, मस्जिदों का, नमाज़ों का, औरतों के सर ढांपने का, आज तक वो चल रहा है। मीडिया पे कोई औरत आती उसका सर ढांपा होता था, ये और लोग कहते बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ज़ियाउल हक ने इनके सरों पे दुपट्टे डाल दिए हैं और औरतें अपने दुपट्टे उतार के फेंकती थी। तो उन्होंने कहा मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी। और उसके बाद ये देखें अब क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो वायरस आ गया है, तो अब सारे अपना उसी तरह जिस्म ढांक रहे हैं जिस तरह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने इरादे करो, मैं अपने करूँगा, और आखिर में मेरा इरादा कामयाब होगा। मैं जो जहाद अफ़गानिस्तान की बात हम कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से जब सोवियत यूनियन चला गया और जाते जाते उनका जो एक जर्नैल था उसके आंखों में आंसू थे, और जब दरिया आमू को क्रॉस कर रहा था अफ़गानिस्तान को छोड़कर वापस जाने के लिए, तो उसने मुड़कर जो अल्फाज कहे थे वो भी बड़े तारीख़ी अल्फाज हैं। ये सोवियत यूनियन की हिस्ट्री में लिखे गए, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ में भी लिखे जाएंगे। तो उसने कहा कि हमारी पूरी फ़ौज को एक पाकिस्तान के एक जर्नैल ने शिकस्त दे दी, यानी ये उसके अल्फाज थे। लेकिन सबसे जो इसमें खुशी की बात थी वो ये थी कि 1987 के अंदर, यानी 1987 के अंदर OIC की 5th इजलास हो रहा था कुवैत के अंदर। तो उसमें यासिर अराफात ने तकरीर की थी, जो मैंने उसका ज़िक्र भी किया और सोशल मीडिया पे भी आई। तो उसने कहा कि काश हमारे पड़ोस में भी एक पाकिस्तान होता, और काश उस पाकिस्तान का ज़ियाउल हक हमारे पड़ोस में भी होता, तो आज हम भी आज़ाद होते। ये उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर OIC के इजलास के अंदर कहा। और फिर उनके बाद किंग ऑफ जॉर्डन ने भी यही अल्फाज दोहराए कि हमें फ़ख्र है पाकिस्तान के ऊपर, और हमें फ़ख्र है ज़ियाउल हक के ऊपर।